वैसे तो यह जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, पर इसे ठीक से हमें समझने की ज़रूरत है। पर इसे ठीक से हमें समझने की ज़रूरत है। अगर नहीं समझे तो शैतान का घर है, अगर नहीं समझे तो शैतान का घर है, और समझ गए तो भगवान का घर है। जीवन एक खुले मैदान की भांति है, जिसमें हम चाहें तो एक सुंदर सा महल बना सकते हैं और चाहें तो झोपड़पट्टी कुछ भी बनाया जा सकती है। जीवन एक कोरे कागज़ की भांति है, जिसमें हम चाहें तो सुंदर चित्र बना सकते हैं और चाहे तो काले धब्बों से उस कागज़ को चित्रित कर सकते हैं। जीवन मिट्टी की तरह है, हम चाहें तो इसे मंगल कलश का रूप प्रदान कर सकते हैं और चाहे तो करने वाले करते हैं शराब पीने का एक कुल्हड़ भी बना सकते हैं। और जिंदगी एक अनगढ़ पत्थर की भांति है, हम चाहें तो इसे भगवान का रूप दे सकते हैं और चाहें तो एक इसे सिलौटी भी बना सकते हैं। जिंदगी को क्या बनाना है, कैसे चरण जीना है, ये हमारे ऊपर निर्धारित है। आप सभी की यहाँ पर उपस्थिति दो दिनों से है। अपने जीवन को अनुशासित, आत्मसम्मानित, आत्मविश्वास से युक्त, आत्मसंरक्षण, आत्मपरीक्षण आदि से कैसे सुशोभित करें, अपनी जिंदगी के बारे में हम आत्मविश्वास कैसे जगाएं, अपनी जिंदगी को जीने की वास्तविकता का अर्थ कैसे समझें, हम अपनी जिंदगी को जीते हुए कोई एक विशेष उद्देश्य के साथ कैसे जिएं, कैसे ये संभव है, इन सब का शिक्षण प्रशिक्षण अभी आप लोगों को दिया गया। मैं देख रही थी 2 दिन से कि निरंतर 4-4, 5-5 घंटे तक शिक्षण प्रशिक्षण देने वालों ने शिक्षण प्रशिक्षण दिया और आप लोगों ने उसे ग्रहण किया। उस शिक्षण प्रशिक्षण को अगर अपने जीवन में अमल करेंगे तो निश्चित तौर पर शिक्षण देने वालों की भी सार्थकता होगी और शिक्षण पाने वालों की भी सार्थकता होगी। किसी एक दार्शनिक विचारक से किसी जिज्ञासु ने पूछा कि आप बताइएगा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की व्यवस्था के लिए बहुत ज़रूरी किन चीज़ों की ज़रूरत है। उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि राष्ट्र की व्यवस्था के लिए 3 चीज़ों की अनिवार्यता है। वो कौन सी हैं 3 चीज़ें? उन्होंने कहा, एक सैन्य बल, सेना, दूसरा अनाज और तीसरा है संस्कार। जिज्ञासु ने कहा, इन 3 में से अगर कोई एक कम हो जाए तो 2 से भी कम चल सकता है क्या? उन्होंने कहा, हाँ चल सकता है। किसको कम किया जा सकता है? उन्होंने कहा, सेना अगर कम हो जाए तो भी राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकती है। फिर जिज्ञासु ने कहा, इन 2 में से भी अगर किसी एक को कम किया जाए तो भी इस राष्ट्र की व्यवस्था चल सकती है क्या? तो दार्शनिक विचारक ने कहा, हाँ 2 में से भी अगर अनाज को कम कर दिया जाए तो भी राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से चल सकती है।
वो किसके बल पर? उन्होंने कहा कि संस्कार के बल पर राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से बन सकती है, चल सकती है। क्यों? संस्कार अगर जीवित रहेंगे तो पुनः अनाज आ जाएगा। संस्कार अगर जीवित रहेंगे तो पुनः सैन्य बल प्राप्त हो जाएगा। संस्कारों के द्वारा राष्ट्र की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित होती है। सैन्य बल भी रहे, अनाज भी रहे, और संस्कार अगर नहीं है व्यवस्था और सुचारू रूप से राष्ट्र को चलाने के, तो किसी भी तरह से किसी भी राष्ट्र की व्यवस्था नहीं चल सकती। भारत देश संस्कार संस्कृति प्रधान देश है। इसमें जन्म के पहले से ही गर्भाधान के संस्कार होते हैं और 9 माह तक संस्कार होने के उपरांत जब जन्म होता है तो भी बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं। हर्षवर्धन वर्ष अर्थात उनका जन्म दिवस भी मनाया जाता है, आज की भांति नहीं। उसके मनाने की प्रक्रिया फिर कभी आपको समय मिलेगा, आपको समय मिलेगा मतलब कोई प्रसंग ऐसा आएगा तो आपको ये बता दिया जाएगा कि वर्षवर्धन दिवस अर्थात जो जन्म दिवस के लिए श्री महापुराण ग्रंथ में वर्षवर्धन दिवस नाम दिया है, उसको कैसे मनाना चाहिए, उसकी प्रस्तुति आपके सामने हो सकती है। और शिक्षा धीरे धीरे वर्ण मात्रा के संस्कार, शिक्षा के संस्कार और आगे चलते चलते अनेक संस्कार इस व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। हर बच्चे बच्ची को प्राप्त होते चले जाते हैं तो जाकर के यह अपने जीवन को एक ऐसे स्थान पर, सर्वोच्च स्थान पर प्राप्त कर लेता है कि जिससे अनेकों लोग उस पर चलने को लालायित होते हैं। समय अधिक हो रहा है, कुछ विशेष बातों को आज आप सभी सुन करके जाएंगे। अगर आप खूबसूरत हो, अगर आप खूबसूरत हो तो ये तुम्हारे माता पिता का तुम्हारे लिए उपहार है। और अगर आपकी जिंदगी आप खूबसूरत बनाओगे तो आपका उपहार आप अपने माता पिता को प्रदान करोगे। आपको उन्होंने खूबसूरत बना दिया, लेकिन जिंदगी को खूबसूरत बनाने में आपको अपने आप में प्रयास करना होगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और संस्कार से संस्कारित जीवन कभी हार नहीं सकता, उन्नति के शिखरों पर बढ़ता चला जाता है। आओ छू लें आसमान, जैसा कि कल आपको कहा था कि आप वास्तव में संस्कारों को अपने जीवन में स्थान देंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन के आसमान को छू करके ही रहेंगे। अभी आपके सामने एक दर्दीली आवाज़ में कुछ कहा जा रहा था कि क्या इतनी ही बच्चियां हैं? नहीं, भारत देश में लाखों करोड़ों बच्चियां हैं जिनको संस्कारित करना आवश्यक है और उनको संस्कारित होने के लिए अपनी तत्परता भी दिखानी चाहिए। आज की जो न्यू जनरेशन है, आज की उनकी जो शिक्षा की पद्धति है, आज की उनकी जो वेशभूषा है, आज का उनका जो खान पान है और आज की उनकी जो संगतियां हैं, आज के उनके जो मित्रों के चयन करने की पद्धति है, ये सब बिगड़ चुकी है। मैं नहीं कहती कि उन बिगड़ी हुई बालिकाओं के बीच में आपका नाम आएगा क्या? नहीं ना। ये 2 दिन का शिविर आपकी जिंदगी भर संभाल करके रखे ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण आपको दी गई है। आप उस शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर अपनी जिंदगी को ऊंचाइयों तक ले जाने का पूरा प्रयास करना। 6 वर्ष के उपरांत दर्शन करने के लिए रहेली में पहुंचे थे। मध्याह्न में
आचार्य श्री जी के निकट पहुँचे, प्रत्याख्यान किया। प्रत्याख्यान करने जब पहुँचे तो आचार्य श्री जी के पास एक पुस्तक रखी हुई थी, कवर चढ़ा हुआ था। उन्होंने उसका अध्ययन किया होगा और अध्ययन के उपरांत हम लोगों को संकेत किया और कहा, लो ये पुस्तक, इसका अध्ययन करो और कॉलेज स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों को, छात्राओं को शिक्षित करो। मैंने उठ करके आचार्य श्री जी से वह पुस्तक ली और समय पर उसे खोल करके देखी। बड़ी माता जी हमारी आर्यका श्री गुरुमती माता जी भी थी, उनके हाथ में भी वह पुस्तक दी गई, उन्हीं के हाथ में दी। और वह जब हम लोगों ने देखी, कवर निकाला उसका, आखिर कौन सी पुस्तक है जिस पुस्तक को आचार्य श्री इतनी चिंता में और इतने ध्यान से गंभीर स्थिति में पढ़ रहे। उस पुस्तक को मैंने और माता जी ने देखा तो वो ये पुस्तक थी। इस पुस्तक का नाम है लॉ केमिस्ट्री। प्रयास किया गया था कि ये पुस्तक आप लोगों तक पहुंच जाए, लेकिन समय की कमी होने के कारण यथा समय वो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हो पाई। जब इसके अंदर के प्रसंग हम लोगों ने, तब पता चला कि आचार्य श्री जी इतनी गंभीर स्थिति में इसको क्यों पढ़ रहे थे। वो ये थी कि आजकल जो बच्चियां वाई फ्रेंड के सर्कल में आती हैं, वाई फ्रेंडशिप के सर्कल में आकर के अपनी जिंदगी का स्तर गिराती है, चारित्रिक पतन की ओर बढ़ रही है। आचार्य श्री को कितनी चिंता हुई। उन्होंने कहा कि जब भी कोई बच्ची, छात्रा कभी भी आप लोगों के पास आशीर्वाद लेने आती है तो उनको जब तक वो पढ़ाई करें तब तक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत दिया करो। प्राचीन काल में भारत में ब्रह्मचर्य आश्रम होता था। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहकर बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण करते थे। और उन्होंने संकेत किया कि अगर ये कार्य नहीं किया साधु संत और आर्यिकाओं की ओर से तो जैन समाज की भी बहुत सारी छात्राएं, बच्चियां, बेटियां पता नहीं चारित्रिक पतन के कौन से गर्त में गिर जाएंगी। देखो, जो चिंता आपके पेरेंट्स को, आपके माता पिता को होनी चाहिए, करते हैं, वो भी चिंता करते हैं, ऐसी बात नहीं है उन्हें चिंता नहीं होती। जो माँ अपनी बेटी को जन्म देती है अथवा बेटे को जन्म देती है, मैं जब कभी सुनती हूँ तो मुझे पता चलता है कि एक माँ के अंतस में कितने 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 विचार आते हैं अपने बेटे और बेटियों के उत्थान के लिए। जन्म से लेकर जब तक वो सेल्फ डिपेंड नहीं हो जाते तब तक की कितनी चिंताएं उनके पास रहती हैं और वे कितनी जिम्मेवारी रख करके आपके जीवन का परिपालन करते हैं। अगर हम उनकी ओर देखें और समर्पित भाव से माँ पिता के संरक्षण में, शिक्षा और माता पिता के संरक्षण में अपने भविष्य को निर्माण करने का संकल्प लेंगे तो निश्चित तौर पर आपका वह जीवन सफल होगा। मैं अधिक तो क्या कहूँ, आचार्य श्री जी ने एक सूत्र दिया, खान पान बिगड़ा तो खानदान बिगड़ा। वाई फ्रेंडशिप से कहने का मतलब मेरा ये है, मात्र जानकारी नहीं देना थी। आप सभी लोग जहाँ भी अध्ययन करेंगे वहाँ इस प्रकार की फ्रेंडशिप से अपने आप को पूरा पूरा बचाने का संकल्प करेंगे।
आज हम देखते हैं बच्चियों के अंदर किसी भी प्रकार का कोई संकोच वृत्ति का भाव नहीं रह गया। खुलेआम ऐसा वातावरण बन रहा है, घरों में भी और बाहर भी, स्कूल कॉलेज में भी, सब जगह। जैसे पता नहीं, मैं स्वयं देखती हूँ कि इन 30-35 वर्षों के समय में आज की बच्चियों की जिंदगी जीने की पद्धति कितनी बदल चुकी, उसकी कोशिश में रहते हैं। और आज कल का जो खान पान बढ़ गया है ना, कैसा वाला, जंक फूड और फास्ट फूड वाला। अगर आपको सुनने में आया हो तो ठीक है, अन्यथा सुन लेना। मैं बहुत शॉर्ट में कहना चाहूँगी कि उन्होंने एक बात बहुत डंके की चोट पर कही है कि एक कोई मुस्लिम भाई जिन्होंने ये पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन आदि पर सर्वेक्षण प्राप्त किए और उनसे ये रिजल्ट निकाला है कि गायों को दूध अधिक निकले, इसके लिए एक इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है और उस ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन के कुछ कंटेंट फास्ट फूड में मिला करके दिया जाता है। ध्यान देना, बस मैं 2-5 मिनट में आपको फ्री करती हूँ। कौन सा इंजेक्शन? ऑक्सीटोसिन। उसका कंटेंट ये पिज्ज़ा, बर्गर और जो भी आपके फास्ट फूड के आइटम चल रहे हैं उन सब में डाल करके दिया जाता है। उसके सेवन करने का दुष्परिणाम क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि उसके द्वारा जो रक्त का प्रवाह बढ़ता है शरीर में, और शरीर में जब रक्त का प्रवाह बढ़ता है तो उनके द्वारा उन छात्र और छात्राओं के, स्त्री और पुरुषों के काम वासना उत्तेजित होती है और फिर वे चारित्रिक पतन की ओर पहुंचती है। इसलिए ये जंक फूड, फास्ट फूड, खान पान से खानदान बिगड़ता है। आचार्य श्री जी पूरी कोशिश में है और उनकी कोशिश सफल होगी। वे किसी से भी एक ग्रास आहार ग्रहण करते हैं तो उनको यही नियम देना शुरू करते हैं कि फास्ट फूड का त्याग करोगे। वे आपका हित चाहते हैं। एक जिह्वा, छोटी सी जिह्वा है, इसके स्वाद में आकर के हम अपनी पूरी जिंदगी को बर्बाद करें, कहाँ तक हमारी चतुराई, होशियारी होगी।